गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मोजम, अभिनय, इमराना, राहुल, सपना, राहुल, सचिन, पारुल, गौतम, धीरेन, नितिका, ऋतिक, सचिन, धीरेन, मोहित, रोहित। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया, आप लोगों को खुशखबरी पे खुशखबरी दी जा रही है। कल हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च करी थी और है ना, सुबह, कल एकादशी का दिन था, बहुत अच्छा दिन था। तो कल सुबह हमने वेबसाइट लॉन्च करी थी और शाम को, है ना, ये अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनने के लिए मिली है। तो ये जो होने जा रहा है करियर विल एप्लीकेशन पर, ये पहली बार होने जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। तो जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त साथी गण जो भी हैं, उनको, उनके पास ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पहली बार करियर विल पर होने जा रहा है कि हम लेकर आ रहे हैं एसएससी प्रथम बैच 2024-25 आप लोगों के लिए, है ना, फर्स्ट टाइम ऑन करियर विल ऐप। ठीक है, ये चमत्कार है सर, है। हाँ जी, तो भाई साहब, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एसएससी प्रथम बैच है और इस प्रथम बैच के अंदर आपको सारे के सारे धुरंधर टीचर मिलने वाले हैं। राकेश सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जयदीप सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं और रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं आपको आपके प्यारे पीयूष सर। ठीक है, और जनरल स्टडीज अभिषेक सर, विवेक सर एंड टीम आप लोगों को जनरल स्टडीज पढ़ाने वाली है। तो ये जो बैच है, ये एसएससी स्पेशल बैच है, समझ रहे हो? जी हाँ। और इस बैच की जो वैलिडिटी होगी बेटा, वो 2 साल होगी। 2 साल, कितने साल होगी इस बैच की वैलिडिटी? इस बैच की वैलिडिटी होगी 2 इयर्स। 2 इयर्स वैलिडिटी बैच है ये, 2 इयर्स वैलिडिटी बैच। और इस बैच के अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, चारे के चारों टीचर का समावेश आपको मिलने वाला है। और इस बैच की जो फीस है वो मात्र और मात्र 1599 रुपए है। सिर्फ और सिर्फ 1599 रुपए, मात्र 1500 या 1600 हम कह सकते हैं, 1600 रुपए मात्र इस बैच की फीस है। लेकिन ये फीस रहेगी केवल और केवल 20 नवंबर तक। ये फीस केवल और केवल 20 नवंबर तक रहेगी। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके शुरू हो जाएंगे 15 तारीख से। 15 नवंबर से इस बैच के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया, जो भी आपके दोस्त भाई बंधु, है ना, कहीं भी दूर दूर तक जो एसएससी की तैयारी लगने लग रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया भैया, ये लाइव प्लस वीओडी बैच है। सबसे खतरनाक बात, है ना, ये लाइव प्लस वीओडी है। आपको इंग्लिश की लाइव प्लस वीओडी मिलने वाली है, आपको रीजनिंग की लाइव प्लस वीओडी मिलने वाली है, आपको जीएस की लाइव प्लस वीओडी मिलने वाली है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये लाइव बैच भी है और आपको वीओडी भी दी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी आप लोगों को। और राकेश सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स, है ना। जी हाँ। तो ये एक मतलब ये एक एसएससी प्रथम बैच है। ठीक है, ये करियर विल एप्लीकेशन पर पहली बार होने जा रहा है। तो आग लगा दो, है ना, मार्केट में आग लगा दो, बता दो सबको, जितने भी आपके दोस्त भाई बंधु जिगर के टुकड़े हैं, वो इस बैच में एडमिशन करने से चूक ना जाए। कहीं कोई उनसे गलती ना रह जाए कि वो चूक जाए, समझ रहे हो, इस बैच में एडमिशन लेने से। है ना, कितना पढ़ाओगे? पूरा पढ़ाएंगे भैया, ऐसा थोड़ी कि फीस आपसे नहीं ले रहे तो हम आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे। पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट बैच होगा, ये कंप्लीट सिलेबस होगा, है ना। और भैया, ऊपर से ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स का बैच है, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है मेरे भाई, प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। तो है, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है ना। जी हाँ, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। ठीक है जी, ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। चलिए साहब, तो आप लोग वेबसाइट की बात कर रहे थे। हाँ, एसएससी सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, है ना, और जितने भी एमटीएस, सारे के सारे जो एसएससी के एग्जाम है, वो सारे के सारे एग्जाम्स इस बैच के अंदर कवर होने वाले हैं। जीएस कंप्लीट, जीएस है कंप्लीट, रीजनिंग है कंप्लीट, इंग्लिश है कंप्लीट, आपकी मैथ्स रहेगी। जी।
अच्छा, कल मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी, कल आप लोगों के लिए ना एक वेबसाइट हमने ओपन करी थी, और उस वेबसाइट का नाम था, है ना, उस वेबसाइट का नाम था रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे .com। रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे .com। मैंने कहा था कि इस डोमेन, है ना, ये जो हमारा डोमेन है, ये डोमेन काफी बड़ा डोमेन था, तो रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे .com को हमने छोटा कर दिया है। अब आप लोग sscreasoning.com से भी, है ना, वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, sscreasoning.com। sscreasoning.com के साथ आप लोग pvreasoning.com भी सर्च कर सकते हैं, pvreasoning.com। अब आप कहोगे सर ये pvreasoning.com का मतलब क्या है? बेटा pvreasoning.com का मतलब है P फॉर पीयूष, V फॉर वार्ष्णे, पीयूष वार्ष्णे रीजनिंग.com। तो pvreasoning.com, sscreasoning.com, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे .com, आप किसी भी, है ना, कोई भी यूआरएल से आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी यूआरएल आप डाल सकते हो। तो ये वाला यूआरएल पेस्ट कर लो, ये वाला यूआरएल, यूआरएल में पेस्ट करना है आपको, ठीक है ना, गूगल पे सर्च मत करना, यूआरएल पे पेस्ट करना। आप pvreasoning.com यूआरएल से भी सर्च कर सकते हो, है ना, रेलवे रीजनिंग .com से भी सर्च कर सकते हो, रीजनिंग रेलवे रीजनिंग ठीक है। आप चारों में से कोई भी यूआरएल यूज कर लो, आप चारों में से कोई भी यूआरएल यूज कर सकते हो, रीजनिंग बाई pswarsne.com, sscreasoning.com, pvreasoning.com और railwayreasoning.com। पीवी के बाद बेटा डॉट नहीं है, पीवी के बाद डॉट नहीं है, pvreasoning.com, पीयूष वार्ष्णे रीजनिंग.com, ठीक है। इनमें से कोई भी यूआरएल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी बेटा, जो भी मेल कैंडिडेट है उसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देते हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको हम सर्कल के अंदर। ये मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के सिंबल है, ये मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के सिंबल है। ये फाउंडेशन बैच है, जी हाँ, ये फाउंडेशन बैच है, एडवांस बैच मत समझना, बिल्कुल जीरो टू बेसिक टू एडवांस सारी चीजें इस बैच के अंदर कराई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस, ये हमारा फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बेसिक टू एडवांस सारी की सारी क्लासेस होंगी, है ना, इस बैच के अंदर। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा या सिर्फ क्रैश कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। यूआरएल क्या होता है? एक बच्चा कह रहा है यूआरएल क्या होता है। देखो ये यूआरएल होता है, ये यहाँ पे डालो, आप यहाँ पे लिख सकते हो SSCREASONING यूआरएल में आपने लिखा SSCreasoning.com और उसको सर्च कर दिया। जब आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और मैंने कल आप लोगों को बोला था कि आप लोग पीवाईक्यू पेपर, टॉपिक वाइज पेपर, सेक्शन पीवाईक्यू पेपर डाउनलोड कर सकते हैं सारे, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। और मैंने कहा था कि लीडर बोर्ड में आपके जो, है ना, स्कोर है वो ऐड होता चला जाएगा। तो भैया कल मेरे को देख के मजा आ गया, बहुत सारे बच्चों ने लॉगिन किया, तो बहुत सारे बच्चों का लीडर बोर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हो रहा है। तो कल कल बेटा यहाँ पे जो लीडर बोर्ड बना हुआ है, जैसे अभी जो नंबर 1 पोजीशन पर है बच्चा, वो है शुभजीत विश्वास। शुभजीत विश्वास है, ये नंबर 1 पोजीशन पर है लीडर बोर्ड में ना। टॉप 3 बच्चे रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आज का लीडर बोर्ड है, ये वीकली लीडर बोर्ड है आपका। वीकली लीडर बोर्ड की अगर हम बात करें तो ईश्वरनाथ सिद्ध नंबर 1 पोजीशन पर चल रहा है। आज नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? शुभजीत विश्वास, है ना। और मंथली अगर लीडर बोर्ड में देखता हूं तो ईश्वरनाथ सिद्ध है, जिन्होंने 508 पॉइंट ले रखे हैं। अनुराग सिंह सेकंड प्लेस पर है, इंस्पेक्टर मोहित थर्ड प्लेस पर है ना। कल कपिल विजय दुबे भी थे फर्स्ट पोजीशन पर। तो ये बच्चे हमारे लीडर बोर्ड वाले हैं, और ये वो बच्चे रहेंगे जो हर महीने के लास्ट में इन बच्चों से मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। हर महीने के लास्ट में ना ये जो बच्चे होंगे ना, इन बच्चों से मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा, पर्सनली कांटेक्ट। ये जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे, इनसे पर्सनली कांटेक्ट मेरा होगा। चाहे इनको मैं बुक्स दूं, चाहे मैं इनको अपनी टीम में जोड़ूं, मतलब इनसे 1 to 1 मेरे कांटेक्ट में रहेंगे ये बच्चे। तो हर महीने में टॉप 3 स्टूडेंट को उठाया करूंगा अपने लीडर बोर्ड से, समझ रहे हो? हाँ जी, क्योंकि मंथली लीडर बोर्ड आ रहा है तो हर महीने हम एक बच्चे को जरूर उठा, कल 3 बच्चों को जरूर उठाएंगे, टॉप 3 स्टूडेंट्स को। तो लीडर बोर्ड पे आप मार्क्स कैसे ले सकते हो? आप मार्क्स ले सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट देके, सेक्शन वाइज टेस्ट देकर, क्विजेस देकर,
क्वेश्चन आंसर कर कर आप कुछ भी करो बेटा, स्टोरी डालोगे आप, फिर कहीं भी कुछ भी करोगे ना इस वेबसाइट पे, आपको मार्क्स मिलते रहेंगे, बस आप लॉग इन कर लेना। चलिए साहब, क्वेश्चन को हिंदी में कर सकते हैं आप, उसमें लैंग्वेज चेंज करने के भी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। उसमें लैंग्वेज, जब आप टेस्ट दोगे ना, कोई भी सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो राकेश सर की बेटा लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी राकेश सर की। तो कल हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट किया, परसों भी किया था, उससे एक दिन पहले भी किया था। सबसे पहले हमने बेसिक चीजें पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, फिर हमने जाना कि पहले व्यक्ति को बैठाओ और उससे रिलेटेड हर व्यक्ति को बैठाते चले जाओ। अगर पॉसिबिलिटी आती है तो कल हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज बनाना भी सीखी थी। कल हम लोगों ने वो भी क्वेश्चन किया था जिसमें तीन तीन अरेंजमेंट बननी थी हमारी। कितनी अरेंजमेंट बननी थी? तीन तीन अरेंजमेंट बनी थी, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बनाना भी कल हम लोगों ने सीख लिया, और टोटल 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 8 क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सर्कुलर फॉर्म के हैं। हमने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो सर्कुलर फॉर्म से बाहर हो। समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन हम सर्कुलर फॉर्म के कर रहे हैं अभी। अभी रो वाले क्वेश्चंस की हमने शुरुआत ही नहीं करी। और अभी जो हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं वो बैंकिंग लेवल की स्टार्ट नहीं हुई है। जब बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बेटा बैंकिंग लेवल को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स की सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस हो रही है। बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट अभी शुरू नहीं हुई है। बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू होने में समय लगेगा, वो इतनी जल्दी शुरू नहीं होगी। पहले जो 7 8 9 क्लासेस होंगी ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल वाली क्लासेस होंगी। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग तो बाद में शुरू होगी, है ना। पहले सीटिंग अरेंजमेंट की बेस, है ना, इजी टू मॉडरेट क्लास होंगी। पहले सीटिंग अरेंजमेंट की इजी टू मॉडरेट क्लास होंगी। उसके बाद हम मॉडरेट टू उसके बाद हम मॉडरेट टू टफ क्लास करेंगे। उसके बाद हम मॉडरेट टू टफ क्लास करेंगे। पहले सारी इजी टू मॉडरेट क्लास होंगी सीटिंग अरेंजमेंट की, है ना। तो पहले सर्कुलर फॉर्म हम इजी टू मॉडरेट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रो वाले क्वेश्चंस करेंगे इजी टू मॉडरेट। तो जब सर्कुलर और रो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना इजी टू मॉडरेट, उसके बाद मैं बैंकिंग लेवल शुरू करूंगा। क्योंकि जो बैंकिंग लेवल है ना वो मॉडरेट टू टफ लेवल है। जो बैंकिंग लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल है।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बना पाए कि नहीं बना पाए क्वेश्चन? बना लिया क्वेश्चन? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कितना इंटेलिजेंट करोगे हमें, है? मैंने तुम्हें इसलिए समय दिया कि ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार सॉल्व नहीं करना था भाई। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें एक बार सॉल्व नहीं करना है। एक बार सॉल्व करने से काम कभी नहीं चलेगा। कम से कम 3 बार हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कम से कम 3 बार। और ईमानदारी से बता दो 3 बार किस किस बच्चे ने सॉल्व किया? मैंने जो समय दिया ना वो कम से कम 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करने का समय दिया आपको। लेकिन क्या आपने इतनी इंटेलिजेंसी दिखाई कि क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व किया हो? नहीं दिखाई होगी। कल मैंने क्या बोला था कि 5 बार सॉल्व करो एक क्वेश्चन को, है? तुमने घर पे किया एक ही क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व? नहीं किया होगा। तो भाई साहब, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसे सीख ही नहीं सकते हो। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। अल्टीमेट मजा लेना चाह रहे हो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में, अल्टीमेट अगर आप मजा लेना चाह रहे हो तो घर पे बैठ के एक ही क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार सॉल्व करो, तब अल्टीमेट मजा आएगा। हाँ, गूगल क्रोम में लिंक में सर्च कर सकते हो आप। लिंक में डाल दो sscreasoning.com, pvreasoning.com, रीजनिंग बाई piyushvarshney.com, railwayreasoning.com। आप सर्च करोगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हाँ जी। चलिए साहब, बेटा यहाँ पर एग्जाम नहीं हो रहा तुम्हारा कि यहाँ पर समय निकला जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में इतना समय थोड़ी मिलेगा हमें। अरे बाबू, तुम्हें पेपर में थोड़ी 5 बार सॉल्व करना है। एक बच्चा दिल पे ले गया, वो कह रहा है सर एग्जाम में इतना समय थोड़ी मिलेगा कि पेपर में 3 बार सॉल्व करूंगा मैं क्वेश्चन। अरे मेरे भाई, एग्जाम में तुम्हें 3 बार नहीं करना। हे भगवान, तुम्हें तो एक एक चीजें ना लिख के समझानी पड़ती हैं, साफ साफ चीजें। मतलब हर चीज तुम्हें बतानी पड़ती है, हर चीज। अर्जुन नहीं हो तुम बेटा, अर्जुन। अर्जुन बनो, अर्जुन। है? तुम बन गए हो, है? अर्जुन नहीं बनने हो। तुम्हें बेटा चिड़िया की आंख नहीं दिखाई दे रही है, तुम्हें चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया पे, चिड़िया जिस पेड़ पे बैठी है वो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे लगे हुए फल दिखाई दे रहे हैं। उस पेड़ के नीचे जो आदमी टहल रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें पेड़ के पीछे वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है, लेकिन चिड़िया की आंख नहीं दिखाई दे रही। सब कुछ देख पा रहे हो तुम, है? अर्जुन बनो बेटा, अर्जुन। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो तो बेटा कौरवों के भी गुरु थे और वो पांडवों को भी गुरु थे। समझ रहे हो? उन्होंने तो कौरवों की भी शिक्षा दी थी, उन्होंने दुर्योधन को भी शिक्षा दी थी, उन्होंने अर्जुन को भी शिक्षा दी थी, है ना? लेकिन अर्जुन जैसा योद्धा जो उनका शिष्य था गुरु द्रोणाचार्य का, वो बाकी कौरवों के 100 कौरव थे, 100 में से एक भी अर्जुन जैसा योद्धा नहीं बना। लेकिन गुरु तो एक ही था, बट शिष्य अलग अलग थे। तो इसीलिए गुरु से ज्यादा महत्व रखता है कि शिष्य क्या मेहनत कर रहा है, शिष्य क्या समझ रहा है। इस चीज को अच्छे से समझना। ये मत समझना कि पीयूष सर तुम्हें मिल गए बस तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। इस बात में बहुत बड़ी गहराई है। अल्टीमेटली मेहनत आपकी है, अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका है। मैं तो बेटा उन सबका गुरु हूं जो एग्जाम में फेल हो रहे हैं, जो एग्जाम में पास भी हो रहे हैं, जो एग्जाम में फेल भी हो रहे हैं, है ना? इसीलिए थोड़ा सा, हाँ, चीजों को जब समझाए तो समझो। जब तुम्हें इतना समय मिला तो कुछ बच्चे ये कमेंट्स करने में व्यस्त थे कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कहाँ रह गए, चाय पी रहे हो, नहाने चले गए सर, फ्रेश होने चले गए, सोने चले गए, क्या करने चले गए? लेकिन तुमसे ये नहीं हुआ, चलो जब तक सर नहीं आ रहे हैं तो इसी क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व कर लेते हैं हम। एम ओ के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम किसके थर्ड लेफ्ट पर है? ओ के। तो सबसे पहले ओ को बैठाओ, जहां मर्जी वहां बैठा दो ओ को। पहले व्यक्ति को मैं कहीं भी बैठा सकता हूं। इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर एम है। इसका थर्ड लेफ्ट, हमारा लेफ्ट। तो बेटा 1 2 3, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? एम है। डॉक्टर जो है एम के तुरंत दाईं ओर है। एम के तुरंत दाईं ओर, एम के तुरंत दाईं ओर कौन है? ये डॉक्टर साहब है, सुई लगा देंगे। और एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है। एम भाई साहब रिपोर्टर नहीं है, एम इज नॉट अ रिपोर्टर। आर पी के दाएं चौथा है। देखो, अगर जब 8 व्यक्ति बैठते हैं तो दाएं चौथा और दाएं चौथा और बाएं चौथे का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। समझ रहे हो? तो आर पी के विपरीत है, ना तो आर ना ही पी एम के निकटतम पड़ोसी है। आर और पी में से कोई भी, आर और पी में से कोई भी एम के साथ नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन आर और पी को एक दूसरे के विपरीत बैठाना है। तो अगर आर और पी एम के साथ नहीं आएंगे तो डेफिनेटली, अगर आर यहाँ है
तो P यहाँ आएगा, और अगर R यहाँ है तो P यहाँ आएगा, है ना। बाकी R और P कहीं नहीं आ सकते, बाकी R और P कहीं नहीं आ सकते। टी एक शिक्षक है और डॉक्टर के दाएं तीसरा है। टी टीचर इज थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के थर्ड राइट में एक दो तीन, डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर है, डॉक्टर के थर्ड राइट में टी टीचर है। शॉपकीपर शिक्षक के बाएं दूसरा है ना। टीचर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, टीचर के सेकंड लेफ्ट पे शॉपकीपर है, टीचर के सेकंड लेफ्ट पे शॉपकीपर है। पेंटर एम के बाएं दूसरा है, पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पेंटर, एम यहाँ है इसका सेकंड लेफ्ट, एम के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एम के सेकंड लेफ्ट पे पेंटर है। समझ रहे हो। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है, टी और पी के ठीक बीच में, बेटा टी और पी के ठीक बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता, टी और पी के ठीक बीच में एस क्रिकेटर नहीं आ सकता, तो हम कंफर्म हो गए कि यहाँ पे पी नहीं आ सकता, पी नहीं आ सकता। तो 100%। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हमारा मार्कर कहाँ गया। शिट, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर आएगा, तो बेटा यहाँ पे पी नहीं आ सकता, यहाँ पे कौन आएगा, पक्का आर आएगा, टी और आर। तो पी जो है वो ये बनेगा, टी और पी के बीच में, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है, टी और पी के बीच में एस क्रिकेटर है। लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा है, क्रिकेटर के सेकंड राइट में एक दो कौन है, लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट। एन टी के बाएं तीसरा है, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, टी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, एन है। तो बचा कौन बेटा, रिपोर्टर, अकाउंटेंट, पेंटर, क्रिकेटर, टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर। तो रिपोर्टर कौन है, रिपोर्टर फिर ये है। और फिर एम कौन होगा, एम बचेगा बैंकर। अच्छा पर्सन कौन बचा, पर्सन कौन बचा, पर्सन बचा एल, तो एल हो गया अकाउंटेंट। अब देख लो ये अरेंजमेंट किस किस पर्सन की ठीक है, ये अरेंजमेंट किस किस पर्सन की ठीक है। तो बेटा यहां से अरेंजमेंट शुरू करो, ओ रिपोर्टर, आर शॉप, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जरूरी नहीं है कि ओ तुम्हारा नीचे बैठेगा, ओ ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ओ से जब तुम क्लॉकवाइज काउंट करोगे ना, तो ओ के बाद आर आना चाहिए, ओ के बाद आर, आर के बाद एन आना चाहिए, एन के बाद एम, एम के बाद एल, फिर पी, फिर एस, फिर टी। तो ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए ओ से शुरू करते हुए। ओ, आर, एन, एम, एल, पी, एस, टी। ओ से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होनी चाहिए आपकी, ओ से शुरू करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होनी चाहिए। एम बैंकर नहीं है, सुपरवाइजर है। एक बच्चा कह रहा है एम जो है वो सुपरवाइजर है, चलो एम सुपरवाइजर कर दो, बैंकर की जगह सुपरवाइजर कर दो। बैंकर नहीं है तो सुपरवाइजर होगा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, शानदार जॉब, बेहतरीन प्रदर्शन। अब आपको थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। अब आप लोगों को थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, है। तो ये 10 क्वेश्चन है बेटा, जो सीटिंग अरेंजमेंट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, है ना। ये 10 क्वेश्चन है, किसके हैं 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन है बेटा क्लोज फॉर्म के, और ये 10 के 10 बिल्कुल बेसिक, मतलब 10 अरेंजमेंट मैंने आपको करा दी, ये 10वीं अरेंजमेंट है, इससे पहले 9 अरेंजमेंट करा चुका हूं। तो ये जो 10 अरेंजमेंट मैंने कराई है ना, ये 10 की 10 अरेंजमेंट बेटा क्लोज फॉर्म की बेसिक अरेंजमेंट है। इसके बाद मैं आपको रो की अरेंजमेंट कराऊंगा बेसिक, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, सीजीएल मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से।
यस, आज मैं आपकी पहली बार लाइव क्लास देख रहा हूं। अच्छा, स्वागत है आपका हमारी लाइव सेशन में। बताओ क्या पियोगे, चाय, पानी, ठंडा, गरम है? क्या पियोगे, कॉफी? क्या लाएं आपके, कैसे सेवा कर सकते हैं हम आपकी, बताएं। पहली बार लाइव आए हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, ये कहो सर पहली बार लाइव आया हूं और ये रहा क्वेश्चन का आंसर। रोहित शर्मा जैसे दिखते नहीं है भाई, रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा किसने कह दिया रोहित शर्मा जैसे दिखते हैं? अबे करियर बिल एप्लीकेशन पर हमें पीयूष वाटसन नाम से जानते हैं, और अगर मैं ग्राउंड में पहुंचूंगा तो मुझी को कहते हैं रोहित शर्मा। हाँ जी, 8 दोस्त हैं, एक वर्गाकार टेबल के चारों इस प्रकार बैठेंगे। 4 दोस्त कोने में बैठे हैं जबकि 4 दोस्त भुजाओं के मध्य में है। अच्छा, जो दोस्त कोने में बैठे हैं उनका मुख तो केंद्र की तरफ है, और जो भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। भाई साहब, वर्गाकार भुजा है, वर्गाकार मतलब सॉरी वर्गाकार मेज है। वर्गाकार मेज है, 4 तो दोस्त बैठे हैं कोने में, है ना। जो कोने में बैठे हैं सबका फेस सेंटर की तरफ है, और 4 दोस्त बैठे हैं भुजा के मध्य में। जो भुजा के मध्य में बैठे हैं सबका फेस सेंटर से बाहर है। तो क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का ये पहला स्टेप है कि जितने भी पर्सन है सबको एक साथ बैठा दो, और फर्स्ट पर्सन को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो। पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन सॉल्व कर दो, पहले व्यक्ति को। समझ रहे हो? जी हाँ। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अच्छा, अगर पी का मुख केंद्र की ओर है, पी का मुख अगर केंद्र की ओर है तो पी इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो मान लो मैंने पी को यहां बैठा दिया, कहीं भी बैठा सकता हूं पहले व्यक्ति को, कहीं भी बैठा सकता हूं, कहीं भी बैठा सकता हूं, कहीं भी। वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ये वी के थर्ड राइट पे है। वी के थर्ड राइट पे, क्या मैं वी को यहां बैठा दूं? सर ये तो वी के थर्ड लेफ्ट पे हो जाएगा, गलत जवाब। क्या मैं वी को यहां बैठा दूं? बिल्कुल सही जवाब, वी को यहां बैठा दो। और वी के थर्ड राइट पे, इसका फेस बाहर है तो इसका राइट इस साइड है, तो इसका दाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। टी जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, वी के बगल में नहीं है। टी इज फेसिंग द सेंटर बट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। यानी कि टी ना तो यहां आ सकता ना तो यहां आ सकता, और यहां तो आ ही नहीं सकता, तो सिर्फ और सिर्फ यहां आएगा। वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक है। अगर वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2 संभावनाएं बनेंगी। अगर वी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है तो मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग्स आ रही है कि 2 संभावनाएं बनेंगी। तो बेटा पी यहां आ गया, वी यहां आ गया, टी यहां आ गया। और वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, तो डब्ल्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं और डब्ल्यू को मैं यहां भी बैठा सकता हूं। तो दोनों संभावनाएं बना ली मैंने। एस क्यू के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू के थर्ड राइट पे, और क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। क्यू इज फेसिंग द सेंटर, क्यू इज फेसिंग द सेंटर। क्यू के थर्ड राइट पे ऐसा है, इसके थर्ड राइट पे ऐसा आ सकता है, 1 2 3 कभी नहीं आ सकता। तो क्यू इज फेसिंग द सेंटर, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये ऐसा आ गया, है ना। क्यू क्यू कभी यहां आ सकता है, 1 2 3 यहां पर ऐसा आ जाएगा। क्यू कभी यहां आ सकता है, 1 2 3 यहां पर ऐसा आ जाएगा। तो क्यू इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एस क्यू के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है ना, और क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। आर पी के बगल में नहीं है, आर अगर पी के बगल में नहीं है, देखो क्यू के थर्ड राइट पे एस है, क्यू के थर्ड राइट पे ऐसा आ गया, हाँ, क्यू के थर्ड राइट पे ऐसे यहाँ भी आ सकता है, क्यू के थर्ड राइट पे ऐसे यहाँ। हमने कोई पर्सन बैठाने में गड़बड़ कर दी क्या? एक आध व्यक्ति को मैंने कम बैठाया है क्या? कम, मेरे ख्याल से कुछ कम व्यक्ति बैठाए मैंने। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। टी जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के बगल में नहीं है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, एस क्यू के थर्ड राइट पर है। हाँ, 2 संभावना है क्यू की। आर पी के बगल में नहीं है, आर अगर पी के बगल में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे मेरे ख्याल से फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो। आर पी के बगल में नहीं है तो आर आ गया यहाँ, आर पी के बगल में नहीं है तो आर आ गया यहाँ। कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ।
क्या गड़बड़ हो गई? कौन सा पॉइंट है जो मैं बैठा नहीं पाया? आहा सर, सर ये था ना एस क्यू के, नहीं 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 नहीं, कौन सा पॉइंट नहीं बैठा पाया मैं? एस को तो बैठाओ, एस को नहीं बैठाया, एस को। पी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है ना, वी के दाहिने और तीसरे स्थान पर है। टी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के बगल में नहीं है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। एस क्यू के दाहिनी और तीसरे स्थान पर है। क्यू केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। अगर क्यू यहाँ है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 ये एस है। आर पी के बगल में नहीं है तो आर यहाँ आ जाएगा। कोई पॉइंट छूट रहा है बेटा यहाँ पे। और क्यू के थर्ड राइट में 1 2 3 ये एस है। आर पी के बगल में नहीं है, आर यहाँ। कुछ पॉइंट है, कोई 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 पॉइंट है जो कुछ गड़बड़ हो रही है बहुत खतरनाक तरीके से। क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़ हो रही है भाई? हार्ट दोस्त है। कुछ 3 और 3 6 और 2 8। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। टी जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के एकदम बगल में नहीं है। टी वी के बगल में नहीं है। ठीक है। एस और क्यू गलत प्लेस पर है। एस और क्यू गलत प्लेस पर है। एस क्यू के दाहिनी ओर, एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, दूसरे। मैं बार बार पढ़ रहा हूं उसको, तीसरे स्थान पर, तीसरे। एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। मैं बार बार उसको थर्ड राइट थर्ड राइट थर्ड राइट बोल रहा हूँ। बेटा ये एग्जाम में देखो गड़बड़ होती है, एग्जाम में यही गड़बड़ होती है कि लिखा कुछ और है और बार बार हमारा जो दिमाग है ना वो कुछ और समझेगा। बार बार हमारा दिमाग कुछ और समझेगा। एस क्यू के सेकंड राइट पे है, सेकंड, और बार बार मैं उसको थर्ड राइट बोल रहा हूँ। वो सेकंड राइट पे है और मैं बार बार उसको थर्ड राइट बोल रहा हूँ। ये गलती बार बार हो रही थी हमसे। ठीक है, यही गलती एग्जाम में होती है कि लिखा कुछ और होता है और हमारा दिमाग बार बार उसको पढ़ कुछ और रहा होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था, पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के थर्ड राइट पे है। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के थर्ड राइट पे है। दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसलिए मैंने दोनों संभावनाएं बनाई थी। टी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के बगल में नहीं है टी, है ना, वी के बगल में नहीं है टी, है ना। वी और डब्ल्यू के बीच में एक है, तो एक बार डब्ल्यू को यहां बैठाओ, एक बार डब्ल्यू को यहां बैठाओ। एस क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, क्यू के सेकंड राइट पे एस है और क्यू का फेस केंद्र की ओर है। क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के सेकंड राइट पे एस नहीं आ सकता। क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के सेकंड राइट पे एस नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली क्यू, क्यू के सेकंड राइट पे एस आ गया। इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, क्यू के सेकंड राइट पे एस आ गया। है जरूरत है, क्यों नहीं है जरूरत? जरूरत है, जरूरत है। अच्छा, क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के सेकंड राइट पे एस नहीं आ सकता। तो डेफिनेटली क्यू, क्यू के सेकंड राइट पे एस आ गया, क्यू के सेकंड राइट पे एस आ गया। ठीक है, आर पी के बगल में नहीं है और आर को हमें पी के बगल में ही बैठाना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट गलत हो गई। आर पी के बगल में नहीं है, आर आ गया यहाँ, वाई आ गया यहाँ, ये अरेंजमेंट हो गई सही। ये अरेंजमेंट हो गई सही हमारी, ये अरेंजमेंट हो गई सही। हाँ, ये अरेंजमेंट सही हो गए। तो बेटा वो सेकंड राइट था जिसको हम बार बार थर्ड राइट पढ़ रहे थे, वो सेकंड राइट था, सेकंड राइट। तो ये अरेंजमेंट हमारी सही हो गई। तो हमने क्लोज फॉर्म के बेटा सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्लोज फॉर्म में नहीं फंस सकते। क्लोज फॉर्म हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्लोज फॉर्म के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हमने बना लिए, इजी टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन हमने क्लोज फॉर्म के कर लिए। अब हम ओपन फॉर्म को देखेंगे कि ओपन जो फॉर्म है वो क्लोज फॉर्म से डिफरेंट क्यों है। ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। ओपन फॉर्म के क्वेश्चन कहाँ अलग है, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या दिक्कत होगा। एक बच्चा कह रहा है कैसे समझेंगे कि पॉसिबिलिटी बनेगी। शुरू से आने दो। हाँ तो बेटा तुम कौन थे? अर्जुन,
नहीं नहीं, तुम अर्जुन नहीं हो, तुम दुशासन हो। हैं? आप कौन हो? दुशासन। चलिए बिल्कुल शुरू से आने दो। बच्चा कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता चला था कि पॉसिबिलिटी बना ली, बिल्कुल स्टार्टिंग से आने दो। हाँ, तो बात उस समय की है जब तुम पैदा हुए थे, इतने भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बात उस समय की है जिस दिन तुमने ये बैच लिया था, उतना भी पीछे मत जाओ। बात उस समय की है जब ये क्वेश्चन शुरू हुआ था, बस थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 5 मिनट पीछे, है ना। 8 दोस्त हैं, 8 दोस्त, जो कि एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 दोस्त भुजाओं के बीच में हैं। चलो बैठा दो। एक वर्गाकार मेज को बनाओ, 4 दोस्तों को भुजा के कोनों में बैठा दो, 4 दोस्त को भुजा के मध्य में बैठा दो। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। जो 4 दोस्त 4 कोने पर बैठे हैं वे केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। जो 4 कोने पर बैठे हैं उनका जो मुख है वो केंद्र की तरफ है, जबकि बाकी के 4 जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। बाकी के 4 जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं केंद्र की, है ना, बाकी के 4 जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। यहां तक किसी को की कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। अगर है तो मम्मी से आगे पूछो, बेटा बचपन में कितनी बार गिरे हो तुम सर के बल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, कहीं भी बैठा सकता हूं मैं पी को केंद्र की ओर मुख करके। मैं कहीं भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता था, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी और यहां भी। पी जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। पी इज फेसिंग द सेंटर एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। ये वी के थर्ड राइट में है, ये वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, तो वी को मैं यहां बैठाऊंगा, तभी तो ये वी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर आएगा। 1 2 3, है ना। टी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, वी के बगल में नहीं है। बेटा वी के बगल में नहीं है, कौन नहीं है वी के बगल में? टी। लेकिन टी का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है, तो टी डेफिनेटली यहां आ गया। बहुत बढ़िया। वी, अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई तकलीफ? 0.1% भी कोई तकलीफ यहां तक? अगर तकलीफ है तो पूछो सर में कहां चोट लगी थी बचपन में। अगला पॉइंट, वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बेटा वीओडी में सारे चैप्टर हैं, वी और डब्ल्यू के बीच में एक है। अब बताओ डब्ल्यू को कहां बैठाओगे? वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है। और वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है तो डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति है तो डब्ल्यू दोनों जगह आ सकता है। डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू यहां भी आ सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, कितनी संभावना बन रही है? संभावना 2 बन रही है। संभावना 2 बन रही है कि डब्ल्यू को यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी। इसीलिए यहां से हमने 2 संभावनाओं को जन्म दिया। कितनी संभावनाओं को हमने जन्म दिया? 2 संभावनाओं को हमने जन्म दिया। एक में डब्ल्यू को यहां बैठाया, दूसरे में डब्ल्यू को यहां। लेकिन चलो तुम नहीं बना रहे, संभावना मत बनाओ। एस जो है क्यू के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है, और Q जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। Q केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। क्या मैं Q को यहां बैठा सकता हूं? सर Q को यहां नहीं बैठा सकते, क्योंकि Q के सेकंड राइट में S नहीं आएगा। Q को यहां नहीं बैठा सकते, नहीं बैठा सकते। तो डेफिनेटली Q यहां नहीं आएगा, क्योंकि Q के सेकंड राइट में S नहीं है। लेकिन Q का फेस सेंटर में है, तो 100% Q यहां आएगा, और Q के सेकंड राइट में S यहां आ गया। अब आपको कोई तकलीफ है? अब आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। आर पी के बगल में नहीं है, आर पी के बगल में नहीं है। बेटा पी के बगल में कहीं भी आर नहीं आ सकता, पी के बगल में कहीं भी आर नहीं आ सकता, तो 100% आर यहां आएगा डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू की जगह ही ऑप्शनल जगह है। पी के बगल में अगर आर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आर यहां आएगा, और आर यहां आएगा तो डब्ल्यू की पोजीशन फाइनल हो गई, और ये बच्चा वाई। तो तुमने अगर मान लो 2 संभावना नहीं बनाई, तो एक संभावना से भी ये क्वेश्चन बन गया। मत बनाओ 2 पॉसिबिलिटी, तुमने एक तरफ डब्ल्यू लिखा एक तरफ डब्ल्यू डैश, तो उससे भी काम चल गया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप पॉसिबिलिटी बना लेते हो तो एग्जाम में फंसने के चांस कम होंगे। लेकिन अगर आप डब्ल्यू डब्ल्यू डैश लिख के चलते हो तो एग्जाम में फंसने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो अगर आपको चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझना है तो पॉसिबिलिटी बना लो, क्योंकि आपका ना स्टार्टिंग फेज है, आपका ना वो फेज है जब आप चीजों को समझ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। जब एडवांस फेज हो जाएगा तो हमें चीजों में जरूरत नहीं भी पड़ती है। फादर ऑफ रीजनिंग, मजा आ गया सर, बेहतरीन सर, अल्टीमेट गजब। अब मत कहना कि किसी को नहीं समझ आया था क्वेश्चन। अब आप ये सोचो रो वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन रो वाला मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ताकि मैं आप लोगों को ना अंतर समझा सकूं कि सर्कुलर फॉर्म में और रो फॉर्म में अंतर क्या है। पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, मुझे सॉल्व करने दो, बाकी क्या आप सॉल्व करना। 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सिटिंग इन 2 rows with 5 person in each row in such a way that 1 person in the first row sits exactly opposite and facing a person in the second row। ठीक है, ओके। 10 व्यक्ति हैं, 5 लोग ऐसे बैठे हैं फेसिंग साउथ करके, 5 लोग फेस नॉर्थ करके बैठे हैं, और ये जो 10 व्यक्ति हैं ये ए से लेके जे तक हैं। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन में गिवन है मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो आर फेसिंग नॉर्थ, जो पहली पंक्ति है वो नॉर्थ की तरफ फेस करती है। क्वेश्चन में दी गई है कि ये हमारी पहली पंक्ति और ये दूसरी। ऐसा नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये पहली पंक्ति होगी और ये दूसरी, लेकिन इस बारी जो क्वेश्चन में दी गई है ये हमारी पहली पंक्ति है, दूसरी, ये अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन है। अच्छा ये बताओ, है ना, पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम पंक्ति में, प्रथम पंक्ति मतलब नीचे वाली पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में बी जो है वो एच के तुरंत दाहिनी ओर है। बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच। अच्छा, बी एच के तुरंत दाहिनी ओर है, बी एच के तुरंत दाहिनी ओर है। तो जैसे मैं क्लोज फॉर्म में पहले व्यक्ति को मैंने अपनी मर्जी से बैठाया था, उसके बाद सारे व्यक्ति बैठे थे, लेकिन क्या ओपन फॉर्म में मैं अपनी मर्जी से एच को कहीं भी बैठा दूं? अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा दूं? सर ओपन फॉर्म में तुम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते पहले व्यक्ति को। तो ओपन फॉर्म में क्या होता है कि हमें हर व्यक्ति को ना अलग अलग करके बैठाना है। जैसे बी एच के तुरंत दाहिनी ओर है ना, तो सिंगल पर्सन एच को बैठाओगे, अकेले व्यक्ति को एच को, और इसके इमीडिएट राइट हैंड पर किसको बैठाओगे? बी को। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, जिसका फेस नॉर्थ में है उसके राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। फेसिंग नॉर्थ वाले के राइट लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन जो फेस साउथ है उसके राइट लेफ्ट हमसे अपोजिट है। अब जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका क्या होगा? वो इसका राइट होगा, वो इसका राइट होगा। समझ रहे हो? तो बी एच के तुरंत दाहिनी ओर है, बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच। अच्छा, 2 पर्सन अगर नॉर्थ करके हैं तो डेफिनेटली 2 व्यक्ति इनके अपोजिट होंगे, डेफिनेटली। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगर अगला पॉइंट इससे रिलेटेड है तो ठीक है, वरना अगले पॉइंट को भी हम अलग से लिख लेंगे। जो कीवर्ड किसके लिए है? जो कीवर्ड बेटा एच के लिए है, एच डी के ठीक सामने है। हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड एच के लिए है। एच सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू डी। एच ठीक किसके सामने बैठा है? एच डी के सामने बैठा है। ये इंफॉर्मेशन यही लिंक हो गई, अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, दूसरी पंक्ति का अंतिम किनारा यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। इस पॉइंट को मैं अलग से बनाऊं या इसमें जोड़ दूं? सी डी के लेफ्ट पर है, सर इसमें जोड़ दो। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? सर इसका लेफ्ट होगा हमारा राइट। तो इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सी। इसका सेकंड लेफ्ट हमारा सेकंड राइट, 1 2। इसका सेकंड लेफ्ट हमारा सेकंड राइट। तो डी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सी है। अच्छा, सी किनारे पर है। अगर सी किनारे पर है, टोटल 5 व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो बाकी के 2 इधर बैठा दूं? नहीं सर, सी किनारे पर है तो डेफिनेटली बाकी के 2 इधर आएंगे। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं ये बता दो, इतनी सी बात समझ आई कि नहीं ये बता दो। सबसे पहले हमने बी को एच के इमीडिएट राइट पे बैठाया, फिर हमने एच के सामने डी को बैठाया, फिर हमने डी के सेकंड लेफ्ट पे सी को बैठाया, और जो सी है वो किनारे पर है, यानी कि बाकी के दोनों इधर आएंगे। इतनी सी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर 5 लोगों का फेस साउथ में है तो डेफिनेटली 5 लोगों का फेस ठीक इसके अपोजिट होगा, डेफिनेटली 5 लोगों का फेस ठीक इसके अपोजिट होगा। अगर 5 का फेस साउथ में है तो 5 का फेस कहां होगा? 5 का फेस नॉर्थ में होगा। 5 का फेस साउथ में है तो 5 का फेस कहां होगा?
5 का फेस नॉर्थ होगा, नॉर्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, ए डी के तुरंत दाईं ओर है, ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी। अब डी का जो इमीडिएट राइट है वो हमारा इमीडिएट लेफ्ट है, डी का जो इमीडिएट राइट है वो हमारा इमीडिएट लेफ्ट है ना। और वर्ड किसके लिए है, ए के लिए है। ए एफ के ठीक सामने है, ए किसके ठीक सामने है, ए एफ के ठीक सामने है, ए एफ के ठीक सामने है। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जो कीवर्ड किसके लिए है, ई के लिए है। ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, दूसरी पंक्ति फिलहाल ऊपर वाली है, इसके किनारे पर ई है, इसके किनारे पर ई, तो यहां तो ई आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली ई यहां आएगा। और ई के सामने कौन है, ई के सामने कौन है, जी। जे किनारे पर नहीं है, अच्छा जे किनारे पर नहीं है तो डेफिनेटली जे हो गया ये, और बचा कौन, आई। तो बेटा रो वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। रो वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको कंप्लीट करते हैं, रो वाले क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, चिंता मत करो। ये रो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, है ना। 5 व्यक्तियों का फेस साउथ में था, 5 व्यक्तियों का फेस नॉर्थ में था। पहला पॉइंट है बी एच के इमीडिएट राइट में है, और ये पहली पंक्ति दे रखी है क्वेश्चन में दूसरी, और जो बी है वो पहली पंक्ति में है। तो ये किसके इमीडिएट राइट में था, एच के, तो एच के इमीडिएट राइट में कौन है, बी, बी जो है एच के इमीडिएट राइट में है ना। या बी एच के तुरंत दाईं ओर है, जो कि वर्ड बी एच के इमीडिएट राइट हैंड पर है, जो कि डी के सामने, जो कि मतलब एच, एच किसके सामने था, डी के, और एक व्यक्ति बी के सामने भी होगा। उसके बाद का जो पॉइंट था, उसके बाद का पता है क्या पॉइंट था, उसके बाद का पॉइंट था जो सी है ना वो डी के सेकंड लेफ्ट पे है, इसका सेकंड लेफ्ट होगा हमारा सेकंड राइट, इसके सेकंड लेफ्ट पे किसको उठा दो, 1 2 सी को। और जो सी है वो किनारे पर है, अगर ये किनारे पर है तो बाकी के जो 2 लोग बचे वो इधर आएंगे, बाकी के 2 लोग बचे इधर आएंगे। 5 लोगों का फेस साउथ में है, तो डेफिनेटली 5 लोगों का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। यहां तक तो चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। अब बचा ही कौन, इसके बाद जो पॉइंट था वो था ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी, ए डी के तुरंत दाईं ओर है, तो बेटा डी का दायां इधर होगा जो कि हमारा बायां है। एंड इज अपोजिट टू, एंड इज अपोजिट टू एफ, और ए किसके सामने था, एफ के, ए किसके सामने था, एफ के। और लास्ट वाला पॉइंट है कि जी और ई एक दूसरे के विपरीत है, जी और ई एक दूसरे के विपरीत है, और जो ई है, ई है वो दूसरी पंक्ति में है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दूसरी पंक्ति ऊपर वाली है। तो बेटा ई के सामने, ई को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ई के सामने जी नहीं आएगा, तो 100% ई यहां आएगा, और ई के सामने जी यहां आ गया। जे किनारे पर नहीं बैठा तो जे यहां आ गया, बचा कौन, आई। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, है ना, ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने दूसरी बार रिपीट कर दिया। चलो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, बी एच के तुरंत दाहिनी ओर है, एच के तुरंत दाहिनी ओर बी को बना दो, और एच किसके सामने है, डी के, डी के सेकंड लेफ्ट पे सी है, इसके सेकंड लेफ्ट पे सी को बैठा दो, सी किनारे पर है तो बाकी के 2 लोग यहां आ गए, है ना। अच्छा जो ए है वो डी के राइट पर है, डी के इमीडिएट राइट पर ए, और ए किसके सामने है, एफ के। अच्छा जी और ई सामने है, ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, ई के सामने कौन है, जी। अच्छा जे किनारे पर नहीं है तो जे आएगा यहां, बचा कौन, आई। ये तीसरी बार रिपीट हो गया। पता कैसे चलेगा कि कौन सी पहली पंक्ति है कौन सी दूसरी, अरे मेरे भाई, है पता कैसे चलेगा, बताओ अब तीर कहां चलाना है, क्वेश्चन फोड़ देंगे सर। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहली पंक्ति के सदस्य, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरोन्मुख हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलो अब बेटा तुम्हें तीर चलाना है यहां,
क्वेश्चन नंबर 12, तुम्हें यहां तीर चलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे तीर चलाना है, 12 पे, 12। पहली बार लव आई हूं सर, पहली बार लव आई हो या लाइव आई हो? चलो टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर। हाँ, पहली बार लाइव आए हैं, स्वागत है आपका हमारे मैच में। अब हम आपको लड्डू तो खिलाएंगे नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके दिखाओ आप। फटाफट से। चीख चीख के गला खराब हो गया हमारा। लेकिन तुम्हारे चूल्हे की लकड़ी जल नहीं रही है, गीली हो गई है, गीली सारी। बनाओ जल्दी से, फटाफट से, कम ऑन।
कंप्लीट। चलिए साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दुनिया के हर बच्चे ने बना लिया होगा, है ना। अब आप रो वाले की बेसिक फॉर्म समझ गए होंगे कि रो वाले बेसिक क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि 10 सदस्य हैं जो एक्स और वाई टीमों में बांट दिए गए। प्रत्येक टीम में 5-5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्य आमने सामने दो पंक्तियों में इस तरह बैठेगी। एक्स टीम के सदस्यों का मुख उत्तर की ओर है। एक्स टीम के सदस्यों का मुख उत्तर की ओर है, तो बेटा उत्तर की ओर किसका है? एक्स टीम के सदस्य है। और जो वाई टीम के सदस्य हैं उन सभी का मुख कहां है? वाई टीम के सदस्यों का मुख कहां है? दक्षिण की ओर। ठीक है। जो डी है वो ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। अब हमें नहीं पता मैं ए को कहां बैठाऊं, ए वाई टीम का सदस्य है या फिर ए एक्स टीम का सदस्य है। तो हमने दो संभावनाएं बना ली। पहले ए को मैंने वाई टीम का सदस्य माना, और डी जो है ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए का राइट हमारा लेफ्ट, 1 2 3। और जितने व्यक्ति फेस साउथ करके बैठेंगे उतने व्यक्ति फेस नॉर्थ। और दूसरी संभावना में मैंने माना कि ए का फेस नॉर्थ में है। ए का थर्ड राइट 1 2 3, ए के थर्ड राइट पे डी है, और 4 लोगों का फेस हो जाएगा साउथ की तरफ, है ना। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है बेटा डी के लिए। डी जो है वो जी के एकदम सामने है। डी किसके एकदम सामने है? डी जी के एकदम सामने है। दोनों ही संभावनाएं हमारी सही है। बी जी के एकदम दाईं ओर है। बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएटली राइट हैंड पे बी है। अच्छा, जी का जो राइट होगा वो इधर होगा इस समय, क्योंकि जी का फेस साउथ है तो जी का राइट इधर हो गया। जी के इमीडिएटली राइट हैंड पर बी है। और वर्ड किसके लिए है? बी के लिए है। बी का मुख दक्षिण की ओर है। बाबू बी का मुख दक्षिण की ओर है, बी का मुख दक्षिण की ओर है, ये संभावना गलत हो गई, ये वाली संभावना सही है। एच बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। बी के थर्ड राइट पे एच है। बी का थर्ड राइट इधर होगा बेटा। बी का थर्ड राइट 1 2 3। बी के थर्ड राइट पे एच है, तो एक व्यक्ति फेस नॉर्थ करके भी बैठेगा। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड एच के लिए है। एच जो है एफ के ठीक सामने है। एच किसके ठीक सामने बैठा है? एच जो है एफ के ठीक सामने है। एच एफ के ठीक सामने है। सी ए व ई के बीच में है। सी ए व ई के बीच में है। ए व ई के बीच में कौन है? ए व ई के बीच में सी है। सी जो है ए व ई के बीच में है और आई के सामने है। और आई के सामने है। और आई के सामने है। बचा कौन? जी। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ये अरेंजमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए साहब, तो इसी के साथ आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म। अच्छा, कल जब आप मेरे से मुलाकात करोगे ना, तो मैंने टोटल 12 अरेंजमेंट आपको करा दिए हैं। तो कल वही बच्चा क्लास अटेंड करेगा जो इन 12 की 12 अरेंजमेंट को, हर अरेंजमेंट को 3 बार सॉल्व करके आएगा। हर अरेंजमेंट को 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम 3 बार। तो कल वही बच्चा मुझसे मुलाकात करे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।